औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Physics MCQs of today's test is MCQ number 1. An object is moving with certain initial velocity v0 after turn t. It covers a distance s is equal to 45t plus 20 t square. The initial velocity of the object is. देखिए, इस किस्म की क्वेश्चंस जब आपके पास आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना होगा? आप लोगों ने ये करना होगा कि इक्वेशन को पहले आप समझ. तो अगर आप देखें, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है. s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो आपसे इनिशियल वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है. तो वी आई ये है ना 45, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है. तो वी आई आपके पास है 45 मीटर पर सेकंड. एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो वी आई आपसे मांगा गया, तो टी तो है, वी आई इज मिसिंग. तो वी आई के बजाय यहाँ पर 45 है. MCQ नंबर सेकंड. The acceleration of the object moving with certain velocity v naught by covering a distance s is equal to v naught t plus 10 t square will be. अब वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन अब आपसे एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है. तो अगर आप देखें, यहाँ पर आपके पास होता है हाफ ए टी स्क्वायर. हाफ ए टी स्क्वायर. तो हाफ ए के बजाय यहाँ पर 10 है. हाफ ए के बजाय यहाँ पर क्या है? 10 है. ठीक है. तो हाफ ए अगर 10 है तो इसका मतलब आपके पास ये होता है कि वो कौन सा नंबर है जिसको मैं हाफ करूं तो 10 आ जाता है. तो 20 है ना. आप देखें ना, हाफ ए. तो ए अगर 20 हो तो हाफ ए आपके पास 10 होगा, और हाफ ए मिसिंग है अगर आप देखें यहाँ पर. तो इट मीन्स द एक्सेलरेशन इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. कंपैरिजन आप करें इक्वेशन का. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. ये हाफ ए है टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर. टी स्क्वायर तो है, हाफ ए नहीं है. तो हाफ ए के बजाय यहाँ पर आपके पास क्या है? 10. ठीक है. तो एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहे, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय ए. तो ए अगर मैं 20 रख लूँ तो हाफ ए आपके पास 10 बन जाएगा. MCQ नंबर 3. द ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड. ग्रेडियंट आपके पास जो होता है, ठीक है, वो चेंज को बेसिकली कहा जाता है. ठीक है. किस चीज को कहा जाता है? चेंज को कहा जाता है. सो द ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी मींस द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. वो बेसिकली आपके पास होता है एक्सेलरेशन. ठीक है. तो इसका आंसर आपके पास है एक्सेलरेशन. जनरल टूल में ग्रेडियंट चेंज को कहा जाता है. ठीक है. लेकिन जब हम ग्रेडियंट ऑफ स्केलर की बात करते हैं तो ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन अगर हम ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर की बात करें, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर, तो वो सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम की बात होती है. तो वो आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन है. MCQ नंबर 4. द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ. तो देखिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अगर आप लोग FPS सिस्टम में कन्वर्ट करें तो 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर. ये FPS सिस्टम में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू है, विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. MCQ नंबर 5. द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. विच इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. कि आपके पास द चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम आपके पास जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है. ठीक है. तो डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू F. डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू F. तो ये आपके पास ए आंसर है. MCQ नंबर 6. 100 न्यूटन फोर्स एक्सेलरेट्स अ मास एट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. द मास विल बी. तो देखिए F इज इक्वल टू ma. ठीक है. F इज इक्वल टू ma. m आपके पास F डिवाइड बाई a. तो आपके पास मास आ गया 10 किलोग्राम. MCQ नंबर 6 में जस्ट F इज इक्वल टू ma इस्तेमाल करें.
MCQ number 7, the horizontal distance covered by the projectile between the points of projection and point of impact is called range of a projectile. ठीक है, ये range of projectile कहलाता है. ठीक है, जहां से आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है, और जिस पॉइंट पे वो वापस गिरते हैं वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कहलाता है. ठीक है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है और वो रेंज कहलाता है. MCQ नंबर 8, एट मैक्सिमम हाइट द लीनियर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय. तो देखिए, हाईएस्ट पॉइंट पे, समिट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होता है वो Vx सिर्फ होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है. समिट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी Vy 0 होता है. और मोमेंटम का फार्मूला आपके पास है mvx. यहां पर मैंने mvx क्यों लिखा? बिकॉज एट समिट पॉइंट द कंपोनेंट इज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, Vx तो mvx और Vx v cos थीटा, तो mv cos थीटा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, समिट पॉइंट पे वेलोसिटी सिर्फ Vx होता है, Vy 0 होता है, तो मोमेंटम mvx होगा, mvx होगा, और Vx v cos थीटा तो mv cos थीटा ए आपके पास आंसर है. MCQ number 9, the ratio of kinetic energy at maximum height of projectile to the kinetic energy at point of projection is. तो बी ऑप्शन cos स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर जो है थीटा पे आया हुआ है लेकिन ये थीटा पे नहीं है. ठीक है, ये कंपोजिंग में गलती, ये cos स्क्वायर थीटा है. ठीक है, cos स्क्वायर थीटा इसका आंसर होगा. किस तरह? तो देखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी वो आपके पास हाफ mvx स्क्वायर होगा. अब फिर यहाँ पर आपके जहन में आएगा कि हाफ mvx स्क्वायर क्यों है? तो हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है Vx, विच इज v नॉट cos थीटा. ठीक है, तो हाफ v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि Vx स्क्वायर और Vx v नॉट cos थीटा. ठीक है, v पे स्क्वायर है तो v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. तो समिट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. v नॉट प्रोजेक्शन पॉइंट पे वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी है, और प्रोजेक्शन पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है हाफ v नॉट स्क्वायर. प्रोजेक्शन पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है हाफ v नॉट स्क्वायर, तो हाफ v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जो कि समिट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है, डिवाइड बाय हाफ v नॉट स्क्वायर प्रोजेक्शन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है. तो आपसे यही पूछ रहा है, हाफ v नॉट स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास cos स्क्वायर थीटा जो है वो आंसर आ जाएगा. सो दिस इज cos स्क्वायर थीटा. मैं स्लोली बोल रहा हूँ, ठीक है, आप उसी तरह अपने पास लिखा करें तो खुद ब खुद आपको क्लियर हो जाएगा. MCQ नंबर 10, the time of flight of projectile is t divided by 4. The time to reach maximum height will be. तो देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बताया गया है कैपिटल T डिवाइड बाय 4. ठीक है, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्शन पॉइंट से टारगेट पॉइंट तक जो टाइम होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है. और आपको पता है कि समिट पॉइंट तक जो प्रोजेक्टाइल जाएगा तो टोटल टाइम का हाफ लेगा, तो T डिवाइड बाय 4 को हाफ करें, तो T डिवाइड बाय 4 को जब आप हाफ कर लेते तो T डिवाइड बाय 8 आपके पास बन जाएगा. तो B आपके पास है, दिस इज द करेक्ट आंसर. टाइम ऑफ फ्लाइट T बाय 4 है, और जब प्रोजेक्टाइल समिट पॉइंट पे होगा तो इसको हाफ करें तो T डिवाइड बाय 8 होगा. MCQ नंबर 11, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी. सिंपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. ठीक है, इसको हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं. MCQ नंबर 12, एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल. मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जो आपके पास होता है, अब ऑप्शंस को आप देखें, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, 0. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है डिक्रीजेस, क्योंकि प्रोजेक्शन पॉइंट से जो प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है तो वेलोसिटी डिक्रीज, और हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी होते हैं, तो डिक्रीज इज द बेस्ट आंसर.
13, a body will be in a complete equilibrium if net force is equal to 0. आपको पता है कि फर्स्ट कंडीशन के लिए नेट फोर्स का 0 होना जरूरी है और सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए नेट टार्क का 0 होना जरूरी है। और कंप्लीट इक्विलिब्रियम वही होता है जिसमें ना तो लीनियर एक्सेलरेशन हो और ना एंगुलर एक्सेलरेशन हो। ठीक है, तो इसलिए नेट फोर्स और नेट टार्क दोनों का 0 होना जरूरी होता है फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सी आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 14 नंबर MCQ, द collision during which the kinetic energy remains constant is called। याद रखिए हमारे पास दो किस्म के collisions हैं, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इलास्टिक collision के दौरान काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है और इनइलास्टिक के दौरान नॉन कंजर्व होता है। ठीक है, तो अगर आप देखिए द collision during which kinetic energy remain constant, वो इलास्टिक collision होता है। सिंपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास है MCQ नंबर 15, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। 16 नंबर MCQ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, डेल्टा S डिवाइड बाई डेल्टा T। ठीक है, ये वेलोसिटी कहलाता है। 17 नंबर MCQ, 10 kilogram object is moving with uniform velocity of 10 meter per second. The force acting on the object will be। आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको बताया गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और आपको पता है कि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज 0, तो आंसर इज 0 न्यूटन। 18 नंबर MCQ, when 2 or more than 2 forces, ये और है, कंपोजिंग गलती है। when 2 or more than 2 forces acting at a common point, they are called concurrent forces। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस अगर कॉमन पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं वो कंकरेंट फोर्सेस कहलाते हैं। MCQ नंबर 19, द SI यूनिट ऑफ इम्पल्स इज, तो न्यूटन सेकंड, क्योंकि इम्पल्स और मोमेंटम का यूनिट सेम है। या इम्पल्स का फॉर्मूला अगर आप देखें तो FT, तो फोर्स न्यूटन और टाइम का सेकंड। ठीक है, MCQ नंबर 20, A क्रॉस B होल स्क्वायर प्लस A डॉट B होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये आपके पास A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। A स्क्वायर B स्क्वायर को आप कॉमन निकाले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो सिर्फ A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है, आ जाएगा। तो A क्रॉस B होल स्क्वायर प्लस A डॉट B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टार जो आपको नज़र आ रहा है स्टार, ये स्टार नहीं, ये क्रॉस है। और ये MCQ गलती से जो है आया हुआ है, ये सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्लूड हो गया, पता नहीं क्या गलती हुई है कि MCQ सेकंड चैप्टर का यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन चले, ये स्टार क्रॉस है, तो A क्रॉस B होल स्क्वायर प्लस A डॉट B होल स्क्वायर, तो A क्रॉस B होल स्क्वायर ये A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और A डॉट B होल स्क्वायर ये A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन निकाल लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा, और वो 1, तो A स्क्वायर B स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये आपके बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, 21, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एट मून कंपेयर टू अर्थ इज सेम। रिमेंबर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपके पास जो होता है कैपिटल G, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्स में हर जगह पर कैपिटल G का वैल्यू कांस्टेंट होगा, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। 22, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ 5 किलोग्राम मास विल बी, तो याद रखें, escape velocity of any body on the surface of earth of any mass is 11.3 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 11.3 किलोमीटर पर सेकंड आपके पास है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा गया, if momentum is increased by 40%, then increase in kinetic energy will be, momentum increased by 40%,
देन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा गौर से इसको, ठीक है, मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं, गौर से सुने। आपके पास फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। आई रिपीट इट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो p पे स्क्वायर है, अगर आप देखें तो रिलेशन अगर मैं देख लूं तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम, टू द स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसके एक आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, मोमेंटम पे स्क्वायर है और काइनेटिक एनर्जी में चेंज आपसे मांगा गया है, ठीक है। तो मोमेंटम में 40% है, ठीक है। तो 40 करें प्लस 40 और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आता है, ठीक है। अब बल पॉइंट और कॉपी को रेडी कर ले। देखिए, अगर आपके पास इस किस्म का लेकिन ये बात याद रखिए, ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं ये उस एमसीक्यूज के लिए है जिसमें से पैरामीटर पे स्क्वायर हो, तो उसके लिए है, ठीक है। तो आप देखें ना, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। तो पी में आपको 40, तो अगर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह आपके पास गिवन हो इंक्रीज, तो उसके लिए जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं ये काम करेगा, ठीक है। अब यहां पर 40% है, तो क्या करें, 40 प्लस 40, ठीक है, प्लस 40 में जो नंबर है 4 है, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। सिर्फ आप नॉन जीरो नंबर उठाकर मल्टीप्लाई करें, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। तो 40 प्लस 16 क्या आ जाएगा, 96। तो 96% आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर एक दूसरा एमसीक्यू लिखो, अगर यहां पर 40 के बजाय 20% होता मोमेंटम में इंक्रीज 20, तो आप क्या करते, 20 प्लस 20 और 2 2 जा 4। अब देखिए 20 में 2 2 है, 2 2 जा 4, तो 44% आपके पास आंसर। 20 प्लस 4 तो 44% आंसर होता। अगर ये 40% के बजाय 30% होता तो 30 प्लस 3 3 जा 9, तो 69% आंसर होता। अब इसका आंसर आपके पास जो है 96% इज द आंसर। जो शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, आप लोगों ने पैसे सबमिट किए, किसी को मत बताया। हाँ, अगर बता रहे तो फिर 500 में से 250 से ले और ये ट्रिक उसको सिखा दें, ठीक है। अच्छा, अब 24 नंबर एमसीक्यू गप लगा रहा हूँ, आप लोग ये सब का झाड़िए। ये अगर आप किसी को जो है सिखाएंगे तो सवाब मिलेगा आपको, ठीक है। 24, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी टू फ्री फॉल वेलोसिटी फॉर विच h इज इक्वल टू 4r। अच्छा, तो अब 24 नंबर एमसीक्यू में आप देखें, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी टू फ्री फॉल वेलोसिटी। फ्री फॉल वेलोसिटी आपके पास जो है v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gh। कहां से आया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर, ठीक है। 2gh ए के बजाय हम जो है इसको gh लिखेंगे, ठीक है। तो 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो फ्री फॉल में vi 0 होता है, तो vf स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, या अगर आप स्क्वायर रूट निकाले तो v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gh। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ फ्री फॉल वेलोसिटी को, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो vi 0 है, तो vf इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gh, या v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gh, ठीक है। और आपको पता है कि एस्केप वेलोसिटी अंडर द रूट ऑफ 2g r है, स्मॉल r, और स्मॉल r किस चीज के बराबर होता है, re प्लस h, re प्लस h। एस्केप वेलोसिटी 2g r और स्मॉल r re प्लस h। मैं अगर 2gh ले लूं तो आप ये देखिए, h रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी टू फ्री फॉल वेलोसिटी फॉर विच h इज इक्वल टू 4r। तो अगर आप लोग इसमें पुट कर ले
तो आपके पास 4r है अंडर द रूट ऑफ 2gh और 4 अंडर रूट 2, ठीक है, के बराबर होता है। और फ्री फॉल वेलोसिटी वो अंडर रूट 2gh ही होता है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास आंसर जो है 1:2 आपके पास आंसर आ जाएगा। 25 two bodies of 5 kilogram and 10 kilogram are moving with constant velocity. Which one have greater momentum? अब देखिए एक 5 किलोग्राम है और एक 10 किलोग्राम है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोमेंटम किसके ज्यादा होगा? तो mv जिसका मास ज्यादा होगा तो हेवी, ठीक है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, मास पे और वेलोसिटी पे, ठीक है। तो वेलोसिटी तो सेम है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। MCQ number 26, the ratio of kinetic energy of two bodies are 1:3 for constant momentum, the ratio of their mass. तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, और काइनेटिक एनर्जी आपके पास है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास इफ द मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो आपको बताया गया मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1:3 वो 3:1 हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1:3 है तो मास इसका साथ ये उल्टा हो जाएगा बिकॉज ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। MCQ नंबर 27 फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, रिमेंबर वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक से हम जो वर्डन करेंगे इट विल बी इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी। तो वर्डन आपके पास होगा दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 28, a body of mass 10 kilogram falling from a height of 5 meter, what will be its free fall velocity? तो free fall velocity under the root of 2gh, third equation of motion से, ठीक है। 2gh is equal to vf square minus vi square। अगर आप किसी हाइट से किसी बॉडी को गिरा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, तो vf square is equal to 2gh, अंडर रूट निकाले तो अंडर रूट 2gh, ठीक है। तो अंडर रूट 2gh अगर आपके पास है तो h आपको यहाँ पर दिया गया है 5 मीटर, तो ये आपके पास बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड 2g, ठीक है, h। तो 2 5 are 10 और g को आसानी के लिए आप 10 ले लें, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 अंडर रूट 10 मीटर पर सेकंड अंडर रूट 2gh, स्मॉल g को आप 10 लिया करें। An electron revolving around the nucleus and complete 50 revolution per minute, the burden by the Coulombic force is, remember कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्डन 0 होता है, तो कोलम्बिक फोर्स यहाँ पर जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से होता है, द वर्डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 30 नंबर MCQ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉल ऑफ मास 10 ग्राम एंड मोमेंटम 1000 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इज, तो आपके पास क्या बन जाएगा हाफ mv स्क्वायर, इसको आप किलोग्राम में सही है, ठीक है, ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकंड में अगर गिवन हो तो आपके पास अर्ग में आंसर गिवन है, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर है 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके पास 10,000 हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और हाफ भी है हाफ mv स्क्वायर, तो 5,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 5,000 ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर, तो आपके पास बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अर्ग, ठीक है, क्योंकि ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये 1 अर्ग के बराबर होता है। अर्ग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन CGS सिस्टम, ठीक है। तो 5,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अर्ग 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अर्ग के बराबर है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 31st नंबर MCQ, व्हेन द मास एंड स्पीड ऑफ अ बॉडी आर डबल द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, मास भी डबल हो जाए और स्पीड भी डबल हो जाए, तो स्पीड हाफ mv स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 और मास डबल 4 2 = 8, तो काइनेटिक एनर्जी 8 टाइम्स बन जाएगा। हाफ mv स्क्वायर मास डबल वेलोसिटी डबल, तो हाफ mv स्क्वायर डबल वेलोसिटी मीन्स स्क्वायर निकाले 2 का तो 4 4 2 = 8 टाइम्स। 32, ratio of displacement between two opposite points on circle of radius 1 meter to the distance will be dash approximately, ठीक है।
सर्कल के 2 पॉइंट्स पे, पाथ इज सर्कल, तो दो अपोजिट पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायमीटर होता है। आप थोड़ा सा ड्रा करें सर्कल और दो अपोजिट पॉइंट्स देखें तो सेमी सर्कल बन जाते हैं, और दो अपोजिट पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायमीटर ऑफ अ सर्कल बन जाता है, और डायमीटर 2r के बराबर होता है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डायमीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू अपोजिट पॉइंट्स। और सेमी सर्कुलर पाथ जो है वो हाफ सरकमफेरेंस, तो पूरा सरकमफेरेंस 2πr होता है और हाफ सरकमफेरेंस πr होता है, तो 2r डिवाइड बाय πr, तो r कैंसिल, 2 डिवाइड बाय पाई, और पाई 3.14, तो 2 डिवाइड बाय 3। ये ए ऑप्शन आपके पास जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाय 3 इज बेसिकली द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन is the correct option. अच्छा, 33, car is moving with 3 meter per second, a boy throw ball in the direction of moving car with 1 meter per second relative to moving car, speed of a ball observed by a boy on road will be dash। तो देखिए कार का स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है और बॉल को भी पिंक है ये 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, मूविंग कार के डायरेक्शन में। तो एक ऑब्जर्वर अगर रोड पे खड़ा है वो इस बॉल का स्पीड क्या ऑब्जर्व करेगा, तो देखिए बॉल का स्पीड 1 मीटर पर सेकंड और वो कार में है, और कार तो 3 मीटर पर सेकंड से भी मूव कर रहा है, तो 3 मीटर पर सेकंड कार का स्पीड और 1 मीटर पर सेकंड बॉल का स्पीड, ये ऐड करे 4 मीटर पर सेकंड। ये ऑब्जर्वर जो रोड पे है वो 4 मीटर पर सेकंड ऑब्जर्व करेगा। सो ये आपके पास जो है 4 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ये आपके पास 4 मीटर पर सेकंड करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 4 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड। अच्छा, इफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज हाफ देन द नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर विल बी। ये क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये एक क्वेश्चन ही आप याद रखें कि डिस्टेंस हाफ हो जाएगी, जिसमें लंबा छोटा सोल्यूशन होता है, केपलर लॉज इसको कहते हैं, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हाँ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वगैरह में वहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो उसके मुताबिक से ये सिर्फ याद रखिए कि अगर अर्थ और सन के दरमियान डिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाए तो फिर नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर विल बी 129। बाकी इसका सोल्यूशन है, लंबा छोटा सोल्यूशन है, इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा ईटा में, लेकिन अगर आएगा भी तो यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए अगर इसमें तो पहले आएगा नहीं, आएगा तो ये एक क्वेश्चन इसलिए हमने दिया था कि आप इसको याद रखें, ठीक है, 129 days। 35, 2 masses of 4 gram and 1 gram are moving with the equal kinetic energy, the ratio of the magnitude of their linear momentum will be। तो आप थोड़ा सा देख लें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, सही है, वही क्वेश्चन में अगर लीनियर मोमेंटम का रेशो आपसे मांगा गया है, तो लीनियर मोमेंटम 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर द रूट, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए आपके पास जो है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर द रूट, ये फार्मूला कहाँ से आ गया, वही आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m से आ गया, ठीक है, तो p इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर द रूट। तो आप अगर देखिए आपको बताया गया है इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो फिर मोमेंटम अंडर द रूट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अंडर द रूट ऑफ मास, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर द रूट ऑफ मास, ठीक है, p आपके पास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो देखिए मास का रेशो 4:1 है, तो 4 का अंडर रूट निकाल लें 2, 1 का अंडर रूट निकाल लें 1, तो आपके पास बी ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, रिमेंबर, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास। अगर आप मासेस को देखिए 4:1 है, तो 4 का अंडर रूट निकाल लें 2, 1 का अंडर रूट निकाल लें 1, 2:1। 36, the power required when a constant force F displaces a particle through a displacement S in time t will be, ठीक है, the power required, तो power आपके पास क्या होगा, FV,
P इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये आपको पावर के बारे में बताता है। अगर आप फार्मूला अगर आपको याद है FV तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं, नहीं आप तो फिर डायमेंशन एनालिसिस करें। ठीक है, वरना होना तो चाहिए कि आपको याद हो P इज इक्वल टू FV, ये पावर का फार्मूला है। MCQ number 37, a bullet is fired from a pistol. The pistol requires the kinetic energy of a pistol as compared to that of a bullet is. ठीक है, तो kinetic energy of pistol जो है वो लेस होता है as compared to the kinetic energy of the bullet। ठीक है, जो कि नॉर्मली आपको पता है। ठीक है, अगर आप देखें ना बुलेट से फायर करते तो बुलेट का काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ हेवी मास वो काइनेटिक एनर्जी लेस होता है। ठीक है, 38 स्पीडोमीटर मेयर ये गलती से हुआ है, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर नहीं होना चाहिए डैश। तो का स्पीडोमीटर मेयर डैश, तो क्या चीज़ मेयर करता है? ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो याद रखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड वो मेयर करता है स्पीडोमीटर। ठीक है, आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेयर करता है। 39, relative velocity of a car moving with 4 मीटर पर सेकंड due not with respect to itself। देखिए आप बस में जा रहे हैं, ठीक है, या आप कार में है, कार जा रहे हैं, तो कार के मुताबिक से आप कार की वेलोसिटी क्या ऑब्जर्व करते हैं? 0। ठीक है, कार में आप बैठे हुए, कार मोशन कर रहे हैं, तो आप कार के वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो आप उसी फ्रेम में है तो आप उसको वेलोसिटी 0 ऑब्जर्व करेंगे। तो आंसर आपके पास है 0 मीटर पर सेकंड। द वर्ड and taking a particle from the floor to a table depends upon MCQ number 40. The word and taking a particle from the floor to a table depends on height of the table। ये हाइट पे डिपेंड करता है। 40 नंबर MCQ में आपके पास है, ये हाइट पे डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और कोशिश करें जितने MCQs प्रैक्टिस करें उतनी आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा।